Good morning, 10th class. So let's continue with part 2 of chapter Federalism. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिफाइन किया था एक्चुअली फेडरलिज्म को कि ओवरऑल फेडरलिज्म क्या है, कैसे फेडरलिज्म किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट करता है, कैसे फेडरलिज्म में पावर को शेयर किया जाता है। बात आ रही समझ में? तो लास्ट क्लास में हमने फेडरलिज्म के नैरो डिफिनीशन, कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन को भी पढ़ा और ये प्रूव कर किया हमने कि हाँ, जहाँ फेडरलिज्म होता है वहाँ जनरली कंट्री की किस रूप में कंसिडर की जाती है, डेमोक्रेटिक कंट्री के फॉर्म में। बात समझ आ रही? आज हम पढ़ेंगे कि फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। क्या पढ़ेंगे हम? फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। ये कुछ नहीं है, इसको आप नहीं देखेंगे, यहाँ से आप चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में ना फेडरलिज्म के फॉर्म्स भी हैं। एक फर्स्ट जो है वो है कि आपका कैनेडियन कैनेडियन फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म और दूसरा है अमेरिकन फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म। तो एक कौन सा है कैनेडियन और दूसरा कौन सा है अमेरिकन्स। तो अमेरिकन्स और कैनेडियन में दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। दोनों जगह फेडरलिज्म है, दोनों जगह पावर को शेयर किया गया है, दोनों जगह सेंटर और स्टेट है और हो सकता है फर्दर लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी हो। यानी कि पावर, मैंने फेडरलिज्म में क्या बताया था कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ओवरऑल एक कॉमन डिफिनेशन है कि पावर distributed between the center and state government, that is called federalism, and other instituted constitution प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूशंस में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ऐसी जगहों ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। लेकिन इस फेडरलिज्म में ये दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बता दूं। कैनेडियन फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म को ना यूनियन के नाम से डिफाइन किया जाता है। बस में आ रही है ना, ध्यान देना, फेडरलिज्म और यूनियन का दोनों का अगर हिंदी वर्ड निकालोगे ना आप तो दोनों का सेम निकलेगा, लेकिन बस वर्ड अलग अलग दे दिए गए हैं ताकि इससे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस किया जा सके फेडरलिज्म और यूनियन में। गॉट इट? तो कैनेडियन फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म को हम यूनियन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं और अमेरिकन फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म को हम फेडरेशन के नाम से डिफाइन करते हैं। बस में आ रही है? अब एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, लेट्स सी। कैनेडियन फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म में क्या होता है, यानी कि यूनियन में क्या होता है कि एक बड़ी यूनिट होती है। बड़ी यूनिट का मतलब क्या? पूरा देश होता है और इतना बड़ा देश होता है कि ये अपने वर्क को ईजिली, अपने फंक्शन को ईजिली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसी को ईजी बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, पूरे कंट्री को ना स्मॉल यूनिट्स में यानी कि स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अभी आप इसे पूरे बिग यूनिट को आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हो और स्मॉल यूनिट्स को आप स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हो या विलेज लेवल गवर्नमेंट बोल सकते हो आप। तो यूनियन में क्या होता है कि पहले से बिग यूनिट होती है, लेकिन अपने वर्क को इजी बनाने के लिए, अपने गवर्नमेंट के प्लान्स को इजीली इंप्लीमेंट कराने के लिए उसने स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। इसी ये डिफरेंस है, इसे यूनियन बोलते हैं। इसमें क्या है, ठीक इसका ऑपोजिट है। ये क्या होता है कि यहाँ पे बिग यूनिट नहीं होती है, यहाँ पे स्मॉल यूनिट्स होती हैं बहुत सारी। बस में यार, और ये सब आपस में कॉम्प्रोमाइज करके एग्रीमेंट साइन करके एक बिग यूनिट एक बिग यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखना, यूनियन में क्या डिफरेंस है दोनों में कि यहाँ पर बिग यूनिट स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड हो रही है, यहाँ पे स्मॉल यूनिट्स फॉर्म कर रहे हैं बिग यूनिट को। यानी कि बिग यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता, बिग यूनिट को फॉर्म किया जाता है, और यहाँ पे स्मॉल यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती, स्मॉल यूनिट्स को फॉर्म किया जाता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अब बताओ, ये स्मॉल यूनिट्स मिलकर बिग यूनिट को बना रही है, तो स्मॉल यूनिट्स तो ऑलरेडी है ना यहाँ पर, यानी कि स्टेट ऑलरेडी थी, सेंटर बनाया गया, यहाँ पर सेंट्रल था लेकिन स्टेट बनाया गया। लेकिन ध्यान देना, अब मैंने फेडरलिज्म में क्या डिफाइन किया था कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यहाँ भी सेंटर स्टेट है, यहाँ भी सेंटर स्टेट है, दोनों जगह पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, दोनों को फेडरलिज्म कहेंगे ना, लेकिन दोनों के फॉर्म होने का जो वे है वो डिफरेंट है। इसलिए इसका नाम भी क्या है, डिफरेंट हो गया है। क्या क्या? यूनियन, और इसका नाम क्या है, फेडरेशन। आइए देखते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। स्मॉल यूनिट्स डोंट हैव द पावर टू बाइकआउट द बिग यूनिट। पता है, स्मॉल यूनिट्स जो ये डिवाइड होती है ना, ये बाद में जा करके ये डिमांड नहीं कर सकती वी वांट सेपरेट, वी वांट मेक अ सेपरेट कंट्री। ये बिग यूनिट, स्मॉल यूनिट, सपोज कि बिग यूनिट ने उनके फेवर में काम नहीं किया, तो स्मॉल यूनिट्स क्या करेंगे, नहीं भाई बिग यूनिट हमारे फेवर में काम ही नहीं कर रही है, हम अलग कंट्री बनाएंगे। ऐसा डिमांड यहाँ पर नहीं हो सकता। मतलब कि मैक्सिमम पावर्स आर गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन में। यानी कि स्मॉल यूनिट्स तो भाई काम को ईजी करने के लिए डिवाइड किया गया था ना, अपने आप को अलग कंट्री बनाने के लिए नहीं।
आप इसलिए डिमांड नहीं कर सकते। मैक्सिमम पावर किसके पास होती है? बिग यूनिट्स के पास। तो ये बाइकआउट नहीं कर सकती, ये अलाउड नहीं कर, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अलाउ नहीं करती कि आप जाकर क्या बनाओ, सेपरेट कंट्री बनाओ। यहाँ पर क्या होता है कि जो अब बताना स्मॉल यूनिट्स तो मिल के बिग यूनिट बने, यानी बिग यूनिट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे क्या किया गया, एग्रीमेंट से दोनों को इक्वल पावर दे दिया गया है। स्मॉल यूनिट्स के पास भी उतना ही पावर होगा जितना कि बिग यूनिट के पास, यानी कि स्मॉल यूनिट्स अगर चाहे, अगर इफ दे वांट टू मेक अ सेपरेट कंट्री, दे कैन, वो कर सकते हैं। बात समझ आ रही है ना? स्मॉल यूनिट्स कभी भी अलग हो सकते हैं बिग यूनिट से, और बिग यूनिट उन्हें प्रेशराइज करके उनके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता, नहीं यू कैन नॉट, वो कभी भी कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रहे, दोनों में बेसिक डिफरेंस समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर स्मॉल यूनिट्स कभी डिमांड नहीं कर सकते, यहाँ पर स्मॉल यूनिट्स जब चाहे तब डिमांड करके अलग हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है ना, ड्यूल सिटीजनशिप है। यहाँ पर क्या है, ड्यूल सिटीजनशिप, यानी कि बिग यूनिट के, सपोज कि बिग यूनिट के नाम से, सपोज मैं आपको एग्जांपल बता ही देता हूँ। जहाँ पे अमेरिकन अमेरिकन लिखा ही हुआ, तो सपोज मैं अमेरिका का एग्जांपल लेता हूँ। अमेरिका में टोटल ना पहले 50 स्टेट्स थे। इन सभी लोगों ने मिल करके अमेरिका को बनाया, यूएस से। इसको क्या बोलते हैं? यूएसए एक्चुअली में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब कि ऑलरेडी स्टेट्स थी, उनको यूनाइट किया गया, तब जाकर क्या बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। गॉट इट? अब यहाँ पे क्या है कि यूएस से इन दोनों, जब जो लोग स्टेट्स में रहते हैं, बस में आ रही है ना, और पूरे अमेरिका में तो रहे, तो पूरा पूरा स्टेट्स मिलकर अमेरिका बन गया। और जो एक पर्टिकुलर स्टेट में भी रह रहे हैं, तो उनके इन लोगों के पास ना पूरे अमेरिका का सिटीजनशिप तो है ही, लेकिन वो जिस स्टेट में रह रहे हैं ना, उस स्टेट का भी उनके पास सिटीजनशिप होता है। यानी कि दो दो सिटीजनशिप कार्ड लेके घूमते हैं ये लोग। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, केवल बिग यूनिट के नाम से यहाँ पर क्या होता है, सिटीजनशिप होता है। यानी कि इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। यहाँ पे ये कोई नहीं बोल सकता कि मैं पंजाबी हूँ, गुजराती हूँ, मराठी हूँ, मलयालम हूँ, कोंकणी हूँ, बिहारी हूँ, नहीं कोई बोल सकता। यहाँ पर एक ही वर्ड है, इंडियन हूँ मैं। यहाँ पर लोग बोल सकते हैं कि मैं भाई अमेरिका का तो हूँ ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ। बस में आ रही है? तो ये तो रहा टू फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, और दोनों ही फेडरलिज्म को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने अपना एडॉप्ट किया अपने तरीके से। और ये जो जनरली ये कैनेडियन फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म कहाँ होते हैं, जहाँ बिग यूनिट, जनरली बिग यूनिट जहाँ होती हैं, बस में आ रही है ना, वो अपने वर्क को ईजी बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को छोटे स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड करती चली जाती है। इसलिए तो हमारी कंट्री में पहले जो 14 स्टेट्स थी, आज के डेट में कितनी हो चुकी हैं, 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। क्यों? इतना बड़ा कंट्री है इंडिया, जिसमें इजीली, आपको पता है फिजिकल फीचर्स, आपको 9th क्लास में अपने पढ़ा हुआ है कि फिजिकल फीचर्स जो होती हैं इंडिया में कितनी डाइवर्स हैं। कहीं पे कितना माउंटेन है, कहीं पे कितना आइस कवर्ड एरिया है, कहीं पे रिवर ही रिवर है, कहीं पे आज भी देख लो ना, पूरा इंडिया का कुछ पार्ट अभी ड्रॉट फेस कर रहा है, तो कहीं फ्लड फेस कर रहा है। कितनी डाइवर्सिटी है। तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, स्कीम्स को ईजिली इम्प्लीमेंट करने के लिए, गाँव तक पहुंचाने के लिए हमने क्या किया है, डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है। काम ईजी ही तो हो रहा है। तो ये यूनियन गवर्नमेंट भी होती है और फेडरेशन गवर्नमेंट भी होती है, दोनों को समझ में आ गया। फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं इसे, यूनियन गवर्नमेंट, दोनों में कोई वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, बट नाम जैसे यूनियन और फेडरेशन का, तो आपको माइंड में घूमना चाहिए कि यूनियन इंडिया में क्या है कि स्मॉल यूनिट्स के पास कोई पावर नहीं है, और यहाँ पर फेडरेशन में क्या होता है, दोनों जगह इक्वल पावर होती है। एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अलग से मैं बता देता हूँ आपको, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक था यूनियन में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट में, फेडरेशन में क्या होता है, सेंटर और स्टेट में, यूनियन और फेडरेशन दोनों में, सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइड होती हैं। अंतर तो आपको समझ में आ ही गया। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि यहाँ पे सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही खाली होती है, वहाँ पे कोई डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती, और इसलिए पावर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्सरसाइज करती है, और सारी कंट्रीज एक्सरसाइज नहीं करती। और कभी कभी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जब पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है कि क्या क्या रिजल्ट आ सकती हैं अगर पावर को शेयर नहीं किया गया तो। और ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जनरली कहाँ पे सक्सेस हो पाती है, जो बहुत ही स्मॉल कंट्रीज हैं। बस में रही। लेकिन आपने देखा कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेल्जियम में और श्रीलंका में किस तरीके से फॉलो की गई, और
वहाँ पर भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके सेंट्रल स्टेट में कन्वर्ट किया गया। श्रीलंका में भी ऐसा ही किया गया। तो मैक्सिमम कंट्रीज में आज के डेट में किसको फॉलो किया जा रहा है, या तो यूनियन या तो फेडरल। बस में आ रही है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत ही कम जगह है, जिसका रिजल्ट बहुत ही सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये भी एक गवर्नमेंट सिस्टम है, जो कि गवर्नमेंट किस लेवल पर होती है, सिंगल लेवल पर। एक्सरसाइज भी सिंगल लेवल गवर्नमेंट ही करती है। और ये जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो बहुत ही स्मॉल कंट्रीज में होती हैं, जिसका एग्जाम्पल आप पिछले चैप्टर्स में देख सकते हो, बेल्जियम और श्रीलंका। वहाँ पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट ना करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इसलिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना ही चाहिए, और एवरी कंट्री शुड अडॉप्ट फेडरलिज्म। गॉट इट? सो thanks for the day, and let's see in the next video. Enjoy and stay home, stay safe. Thank you.